ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। Done. सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो है हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्टली, एज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम लोग आर्टिकलशिप की ए टू जेड डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा सीए आर्टिकलशिप किस तरह से आपको सॉर्ट करना है, वी आर गोइंग टू डिकोड इट। एंड फॉर दैट आई हैव द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ विकासा एंड माय वेरी गुड फ्रेंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जैमिन वैद्य। Thank you so much, Dave, for a lovely introduction. And I hope सारे लोगों को इस सेशन से मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा हो. एंड वी आर डूइंग दिस फॉर द पब्लिक गुड, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो मार्केट के अंदर कि आपको आर्टिकलशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए. या वेरी गुड। सो जेमिन, फर्स्टली तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन शॉर्ट सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यार, जब भी मैं देखता हूँ कि आप हर वक्त रेडी रहते हो यार, जब भी किसी भी तरीके की किसी को कोई गाइडेंस देनी हो, यू आर ऑलवेज अप ऑन द स्टेज। सो यार, हैट्स ऑफ टू दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, सो आई विल स्टार्ट टुडे सेशन। सो आज जो है हम लोग किस तरीके से डिस्कस करने वाले, एक छोटा सा एंड क्विक अपन लोग डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग द सीए आर्टिकलशिप। अब सबसे पहली चीज तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं उस पर ध्यान दे देते हैं। सो टुडे वी हैव 5 स्टेज रोड मैप जो मैंने आपके लिए बनाया है। सबसे पहले तो कौन सी फॉर्म आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, वो जो कंफ्यूजन रहती है ना यार, बिग फोर में जाना है यार स्मॉल साइज में जाना है, किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन टैक्स डिपार्टमेंट या ऑडिट डिपार्टमेंट, जैसे ही फॉर्म सिलेक्ट हो जाती है दूसरा डाउट ये आता है कि टैक्स में जाए ऑडिट में जाए। सो जेमिन इज हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन ऑडिट, सो वो अपने ऑडिट के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा शेयर करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या काम वगैरह होता है ऑडिट में। एंड मैं जो है आपको इनकम टैक्स एंड जीएसटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, क्या क्या वर्क एरियाज होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट चीज, स्किल्स एंड इंटरव्यू। अब स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए आर्टिकलशिप में, बहुत से लोग पूछते हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे। एंड इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आर्टिकलशिप के साथ यार क्लासेस सीए फाइनल के कैसे मैनेज करने चाहिए, और एसपीओएम भी आपको देना है। जो लोग नए स्कीम में क्लियर हुए हैं, दे हैव 4 एसपीओएम्स, तो किस तरह से मैनेज करनी है पढ़ाई। एंड मे लास्ट चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से फॉर्म्स रहते हैं आर्टिकलशिप में, दैट जेमिन भाई विल गोइंग इज गोइंग टू शो यू फॉर द डे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस फॉर्म को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे भाई, 3 सिंपल से फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला, डू यू वांट ब्रांड नेम और योर ऑन योर सीवी, और डू यू वांट एक्सपोजर ऑन योर सीवी। देखो क्या होता है ना कि जितने भी लोग बिग फोर में है, बिग सिक्स में है, इवन जेमिन इज इन बीडीओ, तो मैंने उनसे एक ही चीज सुनी है कि बिग सिक्स बिग फोर में क्या होता है, दे पुट यू एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड नॉट द एंटायर प्रोसेस इज थॉट टू यू। कहीं ना कहीं मुझे यही समझ में आता है। जैसे अभी समझो टैक्स रिटर्न है, टैक्स रिटर्न में काफी सारी चीजें होती है। जैसे आप क्लाइंट से डेटा आएगा, फर्स्टली यू एनालाइज द बैंक स्टेटमेंट, क्या क्या सस्पेंस एंट्रीज है आप वो देखो, सॉफ्टवेयर में डेटा इनपुट करो। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस दैट यू फॉलो व्हाइल फाइलिंग अ टैक्स रिटर्न, मे बी इनकम टैक्स, मे बी जीएसटी, वट एवर। बट अगर आप बिग सिक्स बिग फोर में जाते हो, दे विल ओनली पुट यू इन अ पार्ट कि भाई आप सिर्फ बैंक स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे, बाकी का काम आगे की टीम कर लेगी। सो दे विल डिवाइड डिफरेंट, दे विल डिवाइड द एंटायर प्रोसेस इनटू डिफरेंट सेट ऑफ टीम्स। हर एक टीम एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस करेगी। जैमिन, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? Yeah, it's very true. Actually, I was also a part of video. बाद में तो मैंने ट्रांसफर ले लिया था वहाँ से टू मिड साइज फर्म. यू आर वेरी करेक्ट कि मेजोरिटी में ऐसा होता है कि एक कोर आपको एक स्पेशलाइजेशन मिल जाती है. जो इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ स्पेशलाइज्ड एरिया ओनली एंड यू नो व्हाट इज योर कीन इंटरेस्ट, देन यस, गुड ब्रांड नेम वाली फर्म या फिर जहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन है वहाँ पे आप जा सकते हो. दैट इज 100% ट्रू. बट व्हेन यू डोंट नो कि आपको कहाँ, आपको कौन सा एरिया पसंद आता है, यू वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, तो फिर आप ऐसी फर्म्स चुनो जहाँ पे आपको एक ओवरऑल एक्सपोजर मिल रहा हो. दैट इज बेसिकली इन अ स्मॉल और अ मिड साइज फर्म. या एंड मैंने ये भी सुना है कि अगर समझो आप बीडीओ में आर्टिकलशिप कर रहे हो, सो मैंने ये भी सुना है कि अगर सीए करने के बाद अगर आपको बीडीओ ज्वाइन करना है तो अदर दूसरे आर्टिकल्स पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी कि नहीं, ये इस बंदे ने Yes, बीडीओ में yes, yes. आर्टिकलशिप किया, मैं इसको पहली प्रायोरिटी दूंगा। 100%. So it is like if you are completing your articleship from there and there, then you definitely मतलब have ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलता है. ऑल्सो आपका पैकेज वगैरह भी एक लेवल अबव ही रहता है बाकी सबसे. मतलब फॉर एग्जांपल कोई मिड साइज वाला आता है या कोई स्मॉल साइज से आता है, वर्सेस मैं बीडीओ से ही कर रहा हूँ एंड मैं बीडीओ से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड आई एम जॉइनिंग देयर एज एम्प्लॉय एज वेल आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन मेरा सैलरी पैकेज इज ऑल्सो हायर देन व्हाट द मिड साइज गाइज वांट टू गेट. प्लस मेरा प्रेफरेंस भी ज़्यादा रहेगा उसके अंदर. बेसिकली आई कैन ऑल्सो बी द सेम टीम एंड स्टफ. इट डिपेंड्स अपॉन योर मैनेजर्स रिव्यू एंड स्टफ.
सो यू हैव टू डिसाइड कि क्या आपको ब्रांड नेम रखना है अपने सीवी में, एंड डू यू वांट टू सर्व बिग फर्म्स और डू यू वांट टू सर्व स्मॉल फर्म्स एंड गेट द कंप्लीट एक्सपोजर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत है कौन सही है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, दोनों अपने अपने वेज में सही है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। एंड अगर आप ऐसे हो कि सीए करने के बाद खुद का फर्म खोलना है, खुद का प्रैक्टिस खोलना है, तो ऑफकोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा दैट यू टेक द कंप्लीट एक्सपोजर ऑफ द वर्क। आप एक स्मॉल साइज या मिड साइज फर्म ज्वाइन करो, बट पूरा काम सीख लो ताकि कल आप वो उस पूरे प्रोसेस को ऑपरेट कर लो। दूसरा, काफी लोग बोलते यार मैं ना थोड़ी सी दूर वाली फॉर्म लेता हूँ घर से, रोज रोज ट्रैवल करेंगे, रोज रोज मजा आएगा। बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज दैट ट्रैवल करने में और रोज रोज कम्यूट करने में एक बहुत बड़ा थिक लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। ट्रैवल करते वक्त, व्हाट इज ट्रैवलिंग, ट्रैवल करते वक्त आपका माइंड एक फ्री स्टेट में होता है कि चलो कोई काम नहीं है, मैं घूमने जा रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ट्रैवल करने जाते हो यू गो ओकेजनली, रोज रोज आप कोई अप डाउन नहीं करते हो। बट यही चीज कम्यूटिंग में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होती है। कम्यूटिंग में आधे से ज्यादा टाइम पे काम का प्रेशर रहेगा, यार मैं जाऊंगा, कल का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे को डांटेगा। प्लस अगर आप मुंबई मुंबई में रह रहे हो, आप लोकल ट्रेन के धक्के खा रहे हो रोज के रोज, उसकी थकान लग रही है। आप अगर किसी और सिटी में रह रहे हो, आप एसटी बस के धक्के खा रहे हो, उसकी आपको थकान लग रही है। सो यू हैव सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कम्यूट करना एक गलत बात है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो जिनके एरिया में अच्छी फॉर्म्स नहीं होती, तो उनके ना चाहते हुए भी दूर जाना पड़ता है फॉर सम गुड एक्सपोजर। इवन स्मॉल या मिड साइज फॉर्म्स उनके घर से काफी दूर होती है, तो उनके लिए आई वुड से कि थोड़ा कम्यूट करो बट सीखो। प्लस ऐसे लोग हैं ना, जमीन ऐसा होता है कि बचपन से ही एक्वेनेटेड होते हैं कि नहीं यार हम तो रोज ट्रैवल कर लेंगे, हमको कुछ नहीं है, दे एक्चुअली मैनेज दैट। तो अगर आपको ऐसे कम्यूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू डेफिनेटली सिलेक्ट अ फर्म विच इज फादर फ्रॉम योर होम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्रैवलिंग की वजह से इतना थक रहे हो कि आप बाकी चीजों पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, बाकी चीजें छोड़ो ऑफिस के काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको ट्रैवलिंग से, आई वुड से कम्यूटिंग से अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देन यू प्लीज पिक अ फर्म विच इज नियर बाय योर हाउस एंड नॉट टू फार। जेमिन, एनी ओपिनियन ऑन दिस? 100% true because I also live in Borivali and Mumbai, so there are a lot of good firms, and by good firms I mean जिनके पास अच्छे क्लास से क्लाइंटल है, ओवरऑल काम भी सिखाते हैं, ऐसी बहुत सारी फर्म्स मेरे लोकेलिटी में भी है। तो आई कुड हैव जॉइंड दैट एज वेल, बट आई एम डूइंग आई आर्टिकलशिप इन अंधेरी एट काकर एंड एसोसिएट्स राइट नाउ। तो मतलब that firm suited me well, so that is why I went there. बट ऐसा नहीं है कि मतलब यू हैव टू गो दूर तक कि ऐसा कुछ, मतलब सी दैट इज ऑल हैवॉक विच इज क्रिएटेड कि आपको दूर जगह जाना ही है। इफ यू स्टेइंग इन मुंबई, आपके पास आपके घर के एरिया में या फिर एक दो स्टेशन ऊपर नीचे करके भी आपको बहुत अच्छी अच्छी आर्टिकलशिप की फॉर्म्स मिल जाती है। एंड वन ऑफ थिंग्स माई मेंटर ऑलवेज टोल्ड मी दैट इज कि आर्टिकलशिप इज जस्ट अ प्रोसेस इन मेकिंग यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। Don't make it your objective. Your objective always has to be to become a CA as soon as possible. हाँ, काम तो सीखना ही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डमी कर लो, ऐसा कर लो, ना 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 ना, दिस इज अ वेरी बैड आइडिया टू डू अ डमी ऑफ स्टफ। एवरीबडी इज डूइंग आर्टिकलशिप, बहुत जरूरी होता है, बट योर मेन ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी फॉरगॉटन बाय लर्निंग ऑल दिस। दैट इज व्हाट आई हैड रिसीव्ड गाइडेंस फ्रॉम माय मेंटर्स। एब्सोल्युटली अग्री। इसी के अलावा तीसरा फैक्टर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कभी भी फर्म की वर्ड्स पे ज्यादा भरोसा मत करना। मतलब ये मैंने सीखा हुआ है। कभी भी फर्म की वर्ड्स पे उतना ज्यादा भरोसा मत करना जितने तुम फर्म के पास्ट आर्टिकल्स के बारे के मुंह से निकले हुए वर्ड्स पे कर रहे हो। देखो, किसी भी फर्म के एक्चुअल कल्चर वगैरह के बारे में जानना है ना, उसके पास्ट आर्टिकल से पूछो। फर्म वाले कुछ भी बोले कि हमारा कॉर्पोरेट कल्चर बेस्ट है, ये है, नहीं, पास्ट आर्टिकल्स के पास जाके पूछो, वो तुम्हें असली चीज बताएंगे कि फर्म का कल्चर कैसा है। अग्री जेमिन? 100% ट्रू बिकॉज अभी रिसेंट में लास्ट 1 ईयर के अंदर, आई वोंट नेम द फर्म, दिक्कत हो जाएगी, बट देर हैव बीन लाइक 4-5 फर्म्स जिसके मतलब देर आर 7-8 आर्टिकल्स, वो सारे मतलब एक फर्म में 7-8 आर्टिकल है, सबको ट्रांसफर चाहिए, एंड प्रिंसिपल इज नॉट अलाउिंग देम अ ट्रांसफर। तो जब मैंने 2-3 लोगों की क्वेरी सॉल्व करवाई थी, उनको ट्रांसफर दिलाने में हेल्प करवाई थी, तो वहां पे ही आई टोल्ड देम कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम विथ यू, एंड यू नो दैट दिस फॉर्म आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो आप ऑलरेडी पहले से आप बता के रखो जो इनकमिंग आर्टिकल्स है उनको भी। दैट इज हाउ यू आर डूइंग योर पब्लिक गुड। की सी आई एम सेविंग यू राइट नाउ, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हम सबको सेव कर पाए, क्योंकि एवरीथिंग लाइज इन द हैंड्स ऑफ योर प्रिंसिपल। एंड आपके प्रिंसिपल को कन्विंस करना, सब लोग जाएंगे एक ही रीजन के साथ में कि नहीं ट्रांसफर चाहिए, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, ट्रांसफर हो गया ये वो, तो ही वोंट गिव योर ट्रांसफर। सबको तो ट्रांसफर नहीं दे सकते ना यार, उनको भी तो अपनी प्रैक्टिस चलानी होती है। दैट इज वाई, तो यू हैव टू
गेन लॉट ऑफ नेटवर्क कि आप कहाँ जी, मतलब लिंक्डइन इज अ वेरी ओपन एंड फ्री सोर्स, एंड आज सब लोग एक दूसरे को हेल्प करने तैयार होते हैं। इवन इफ यू आर फ्रॉम द वेस्टर्न रीजन, तो आप विकास के कोई भी ग्रुप में आते हो, एंड वहाँ पे भी इफ यू जस्ट राइट अ नेम ऑफ अ फर्म विच इज पॉपुलर, तो यू विल 110% गेट आर्टिकल्स फ्रॉम द सेम फर्म। या फिर 5 आर्टिकल रह चुके हैं, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, तो दे कैन 110% गाइड यू, एंड सारी गाइडेंस जेन्युइन होती है ये सारे लोगों की। कि बॉस फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग इन टू एक्स वाई जेड फर्म विच इज अ वेरी बिग फर्म, तो काम बहुत अच्छे सीखने मिलेगा, बट आपको एकदम अच्छे से घिसाई भी होगी, आपको लेट बैठना ही पड़ेगा। तो एवरीथिंग इज टोल्ड टू यू प्रायर हैंडली, सो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड यू कैन प्लान योर वर्क आगे इन अ बेटर मैनर। जो लोग ने लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं बनाया भाई देख लो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू ग्रो। नेटवर्क करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो जो लोग इंस्टाग्राम के पीछे पड़े हैं, बोल रहे लिंक्डइन में अकाउंट नहीं बनाएंगे, भाई देख लो, तुम्हारा ही लॉस। चलो, सो दीज आर द 3 फैक्टर्स की फॉर्म को सिलेक्ट कैसे करना है। नाउ अगला ही सवाल, टैक्स में जाए या ऑडिट में जाए। तो सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट जेमिन की तुम ऑडिटिंग के बारे में बता लो, उसमें क्या क्या काम होता है एंड हाउ टू अप्रोच द डिपार्टमेंट। Okay, so audit is one of the most fascinating fields for majority of the C articles, and सबसे ज़्यादा आर्टिकलशिप लोग ऑडिट डिवीजन में ही करते हैं। बेसिकली हम जो भी ऑडिट का चैप्टर पढ़ते हैं, ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ते हैं इन आवर सीए इंटर, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जो हमने थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़े हुए हैं उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं। तो ऑडिटिंग इज बेसिकली चेकिंग, टू समराइज इट आउट, एक लेमन लैंग्वेज में बोलो तो हमको चेक करना है। अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक आपको 3 टाइप की ऑडिटिंग होती है। एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, एक इंटरनल ऑडिट होता है, और एक फॉरेंसिक ऑडिट होता है। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप आई डिड नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन स्टैट, इंटरनल एंड फॉरेंसिक। लकीली आई टुक अ ट्रांसफर एंड मेरे को थोड़ा थोड़ा सब में काम करने मिल गया है, सो दैट हैज बीन अ गुड पॉइंट फॉर मी। सो बेसिकली स्टैट ऑडिट में आप फाइनेंशियल्स को रिव्यू करते हो, जो आपका बैलेंस शीट, पीएन, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह सारी चीजें बनती है, उसको आप चेक करते हो कि भाई ये सही से बना है क्या। आप वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से मेंटेन करते हो, एंड ये तो आपका हो गया टेस्ट ऑफ डिटेल्स। आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करते हो, जैसा जैसा आपने बुक में पढ़ा है वैसा वैसा आप काम करते हो। इफ अभी देखो इसमें भी एक एस्ट्रिक मार्क है, मैं बता देना चाहता हूँ। इफ यू गो टू बिग फर्म, बिग 4, बिग 6, बहुत बड़ी बड़ी फर्म में जाते हो, तो मेजोरिटी वहां पे बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन होता है। जो जो आईसीआई की बुक में लिखा लिखा है वैसा वैसा आपको आर्टिकलशिप में करना करना है। मतलब लिखा हुआ है कि भाई कैश बैलेंस की एक कैश वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए विद स्टैम्प, तो भाई वो वैसे का वैसा ही आपको मिलेगा उस चीज के अंदर। तो आपने जो जो पढ़ा है वो आप प्रैक्टिकली यहाँ पे सीखने वाले हो इन अ बिग फर्म। मिड साइज फर्म एंड स्मॉल फर्म्स के अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, बट लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज थोड़ा लेस ऐसे, एंड थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट थोड़ा काम चलाने के लिए वो लोग लेस डॉक्यूमेंटेशन से भी कर लेते हैं, क्योंकि रिस्क कम होता है, एंटिटी की वैल्यू वर्थ वगैरह भी सब कम होती है। बट देर आर लॉट ऑफ मिड साइज फर्म्स जो लोग बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, प्रॉपर प्रॉपर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट सीखने मिलती है। सो आई होप एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, एंड आप क्या क्या काम करते हो। टीओसी टीओडी मैंने आपको बता दिया, एंड आप सिर्फ फाइनेंशियल्स के एंगल से चीजें देखने वाले हो। इसके अंदर आपको इंडस्ट्री इनसाइट 110% मिलती है। आप अलग अलग इंडस्ट्रीज की ऑडिट करोगे तो आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में जानना मिलेगा इन अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या होता है, यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, बिकॉज यू आर एन ऑडिटर। आप चेक करोगे चीजें, आप कंप्लायंस वगैरह भी चेक करोगे, बट आप उस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी आप कैसे बढ़ा सकते हो। उस कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल वो लोग कुछ कुछ जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, तो वो आप उनको बता सकते हो कि आप इस चीज का जीएसटी का क्रेडिट लीजिए। टीडीएस का कभी कभी ओवर पेमेंट हो रहा है, कभी कभी अंडर पेमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें टीडीएस का सब चीजें स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जीएसटी का जीएसटी ऑडिटर भी चेक करता है, बट इंटरनल ऑडिटर ऑल्सो चेक्स दिस। इंटरनल ऑडिटर चेक्स कि भाई आप स्टॉक टेकिंग कैसे कर रहे हो, स्टॉक कैसे रख रहे हो, स्टॉक कब कब मंगा रहे हो, आपने जो कॉस्टिंग में जो चीजें पड़ी हुई है वो सारी चीजें आती है। आप बिजनेस डिसीजंस में हेल्प कर सकते हो। एंड आप और एक चीज बता सकते हो, मतलब यू आर बेसिकली अ कंसल्टेंट, अ रिस्क कंसल्टेंट। आप रिस्क मिनिमाइजेशन में देखते हो कि भाई आपके क्लाइंट को कौन से टाइप के रिस्क है, उसके सामने प्रॉपर कंट्रोल्स है भी कि नहीं। जो नहीं है तो आप कंट्रोल्स ढूंढोगे, उसको इम्प्लीमेंट कराओगे। तो दैट इज बेसिकली अ कंट्रोल वाला चीज। इसके अंदर आप फाइनेंशियल तो देखते ही हो, बट यू डिग डीप into the business and you understand the business of the entity. That is what is the advantage of internal audits. Third, coming to the forensic audit, one of the most upcoming fields, that is fraud detection and investigation. हमें हमेशा बोला जाता है कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड।
दिस इज फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर कि भाई वो वॉच डॉग है, वो एकदम ऐसा खुरेद खुरेद के नहीं देखता सब चीजें। वो क्या देखेगा, वो सुपरवाइज करेगा कि भाई सब चीजें अच्छी चल रही है तो ज्यादा अंदर डीप डीप नहीं करना है। पर फॉरेंसिक ऑडिटर का काम ही होता है टू बी अ ब्लड हाउंड, कि आपको देखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन and going there in the business in such a manner with a view कि भाई कहाँ पे fraud हुआ है, you have to identify such frauds. So basically trust के अंदर trust audits जब भी होती है, trust की forensics होती है, वहाँ पे forensics apply होती है, mutual fund houses में forensics apply होती है, NBFCs वगैरह में भी हम forensic audits करते हैं। अब दिस इज व्हाट इज एंटायर ऑडिटिंग। वन डिस्क्लेमर, जिन लोगों को भी ज्यादा ट्रैवल वैवल नहीं करना होता है, दिस domain is actually something which might scare you because usually you are at your client place। आपका ऑफिस भले ही आपके घर के पास में हो, आपका क्लाइंट दूर हो सकता है, तो आपको क्लाइंट प्लेस जाना पड़ सकता है। मेजोरिटी मतलब मैं तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्लाइंट प्लेस ही रुका हुआ हूँ, व्हेनेवर आई यूजिंग वीडियो एक्सेट्रा। तो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं तो वहाँ पे ही क्लाइंट होता है। इवन व्हेन आई कम टू काकर एंड एसोसिएट्स, जब भी बड़ी ऑडिट्स करते हैं तो हम वहाँ के वहाँ ही रुकते हैं। वी हैव स्टेड देयर, आउट स्टेशन ऑडिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारी चीजें होती है। तो इफ दिस इज अ हैसल फॉर यू देन मेक श्योर कि आप कैसे करना चाहोगे। या दिस व्हाट यू। एक्चुअली मैं आपको बोलूं, आई हैव फेस्ड दिस इन माय ओल्ड फर्म कि जो पुरानी मतलब घर की मतलब आई स्टे इन बोरिवली वेस्ट, घर पुरानी फर्म की ऑफिस थी बोरिवली ईस्ट में, बट क्लाइंट वाज समवेयर इन ठाणा, समवेयर इन कुर्ला, समवेयर इन अंधेरी, तो मुझे रोज वहीं पे अप डाउन करना पड़ता था। एंड माय ओल्ड फर्म रियली सेड मी कि सर स्टार्ट ऑडिट में हो तो आई एम सॉरी बट ऑफिस में तो आपको बैठना ही नहीं, आपको क्लाइंट प्लेस पे ही जाना है। एंड फिर वही कम्यूटिंग वाली बात आ जाती है जो अपन ने पहले इस सेशन में डिस्कस की थी। ओके, थैंक यू जेमिन फॉर दिस वंडरफुल डिटेल एक्सप्लेनेशन अपॉन ऑडिट। अब मैं डीटी और आईडीटी वाले डिपार्टमेंट को कैरी ऑन करता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेशन। अब डायरेक्ट टैक्सेशन में हमें लगता है कि देयर इज ओनली इनकम टैक्स, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स। आप इनकम टैक्स करो, आप ट्रांसफर प्राइसिंग करो, देयर इज दिस इंटरनेशनल टैक्सेशन, एनआरआई टैक्सेशन, बहुत चीजें हैं डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स का स्कोप सच्ची बोलो इट इज वेरी वेरी वास्ट। नाउ लेट अस बिगिन विद द वेरी बेसिक वन, दैट इज अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब इनकम टैक्स रिटर्न्स में देखो, सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि कौन सी इनकम कौन से हेड में जा रही है। जैसे आपने सीए इंटर में पढ़ा हुआ है कि कौन सी इनकम को मैं सैलरी में टैक्स करूं, कौन सा इनकम एचपी में जाएगा, पीजीवीपी, कैपिटल गेन्स एंड आईएफओएस। सो फर्स्टली आपको क्या करना होगा, आपको क्लाइंट एक बैंक स्टेटमेंट दे देगा इन एक्सेल फॉर्मेट, यू जस्ट हैव टू एनालाइज द बैंक स्टेटमेंट। फिर आपको सस्पेंस एंट्रीज निकालना आना चाहिए कि भाई साहब ये एंट्री मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो ये मेरे को क्लाइंट को पूछना पड़ेगा। काफी लोग क्या करते हैं, सस्पेंस एंट्रीज को सीधा ड्रॉइंग्स में घुसा देते हैं एंड देन पता चलता है कि अरे भाई साहब ये तो एक इनकम चार्जेबल था। तो दैट इज द मिस्टेक दैट पीपल विल मेक। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी एंट्री समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट आस्क योर सीनियर या जस्ट आस्क द क्लाइंट कि सर ये एंट्री क्या है। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर जब मैं सीजन कर रहा था इनकम टैक्स की जुलाई में, जमीन आई स्टिल रिमेंबर रात के 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये मेरा 1 से 1.5 घंटे का टाइम फिक्स होता था कॉल्स के लिए। मैं क्लाइंट में और कुछ नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त क्या होता था, दिन भर आप काम कर रहे हो, रात को आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो क्या करें, सबसे सिंपल काम क्या है, क्लाइंट के साथ 1-1.5 घंटा कॉल में इन्वॉल्व हो जाओ और सारी सस्पेंस एंट्रीज उधर ही क्लियर कर लो, जो भी क्वेरीज है उधर क्लियर कर लो। तो ये एक चीज आपको आनी चाहिए डायरेक्ट टैक्स में। इसी के अलावा यू हैव टू चेक विद सॉफ्टवेयर यू यूज। आई मीन आई थिंक यू मिस्ड ऑन दैट वन कि ऑडिटिंग में भी देयर आर एसएपी सॉफ्टवेयर, देयर इज टैली। डॉक्यूमेंटेशन। इनकम टैक्स में भी टैली तो होता ही है, बट इसी के अलावा यू हैव मेनी सॉफ्टवेयर। कोई लोग विनमैन यूज करते हैं, मेरी फॉर्म में तो आई यूज विनमैन सीएईआरपी। सो वट एवर सॉफ्टवेयर इज देयर, आपको उससे एक्विनेट होना चाहिए। ठीक है, एंड अभी ऐसा है ना कि सॉफ्टवेयर में देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस। एपीआई है, आप सॉफ्टवेयर, आपको पता है सॉफ्टवेयर से आप डायरेक्टली पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हो विदाउट इवन टाइपिंग इन द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो उसके लिए क्या कीज है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है, ताकि क्विकली आप फाइल कर सको। इसी के अलावा तीसरी बात जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में ध्यान रखनी है वो ये है मेरे भाई, कि यू विल बी एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ न्यू सेक्शंस जो आपने शायद इंटर में कभी पढ़े नहीं है। जैसे अभी आप स्क्रूटिनी करते हो, अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न्स आप स्क्रूटिनी, नेक्स्ट वर्क व्हिच आई एम मूविंग ऑन टू इज द स्क्रूटिनी अपील पेनल्टीज। ठीक है, कोई क्लाइंट है, उसके अंदर समझो 142(1) के अंदर कोई नोटिस आती है, यू गेट पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अंडर 271(j). असेसमेंट ऑफिसर के साथ बेसिकली स्क्रूटिनी में आपको फाइट ही करना है। बट हाँ, एक चीज है कि आप उसमें लेटर ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हो कि हाँ मुझे इस तरीके से रिप्लाई देना है। ठीक है, एंड वो आप कब कर पाओगे, व्हेन यू हैव थरो नॉलेज ऑफ द सेक्शंस, व्हेन यू हैव द थरो अंडरस्टैंडिंग क्या एओ बोलना क्या चाहता है। जैसे अभी समझो नोटिस आया, उसमें तुरंत लिख लेंगे कि भाई साहब एओ ने इस सेक्शन में आपको इतना इतना डिसअलावेंस दिया एक्सपेंडिचर का। यू हैव टू गो इनसाइड द सेक्शन, यू हैव टू चेक कि अरे भाई इधर ऐसे ऐसे डिसअलावेंस है भी या नहीं। नेक्स्ट थिंग, आपको कंस्टेंटली लॉस के साथ अमेंड रहना पड़ेगा। जैसे अभी लास्ट ईयर ही 43BH आया था एमएसएमई, आपको पता होगा जमीन, पेमेंट्स टू यस माइक्रो एंड यस। स्मॉल एंटरप्राइजेस, या तो एमएसएमई। उसके ऊपर आई हैड अ प्रेजेंटेशन।
इसी के अलावा इस बार से आप देखोगे जीएसटी में आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया था, तो उस पे आई गिव अ प्रेजेंटेशन इन द ऑफिस। तो यू विल हैव टू स्टे कंटिन्यूअसली अमेंडेड विद द लॉज। तो ये तो इनकम टैक्स की बात हो गई। इसी के अलावा दूसरा काम आता है टैक्स ऑडिट, विच जनरली हैपेंस इन सितंबर। अब टैक्स ऑडिट में आप बहुत चीजें चेक करते हो। मुझे याद है टैक्स ऑडिट्स में आई स्टिल रिमेंबर क्या होता था कि हम जैसे ही स्टार्ट करते थे, द वेरी फर्स्ट थिंग वी यूज्ड टू चेक इज दैट कि चलो सबसे पहली चीज तो ये देखो क्लाइंट का टैली डेटा ऑर्डर में है कि नहीं। क्योंकि हमें पता है कि अगर क्लाइंट का टैली डेटा ही सही नहीं है, उसने जर्नल एंट्रीज ही सही से पास नहीं की है, तो हमें आगे चेकिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है ना। सो टैक्स ऑडिट का पहला सीन हमें देखना है क्लाइंट का टैली डेटा सही से ऑर्गेनाइज है, एंट्रीज पास है, यानी उधर ही चेंज करवा के क्लाइंट को बोलो रिवाइज डेटा भेजो। पहली चीज। नेक्स्ट थिंग, वी चेक वेरियस टाइप्स ऑफ डिसअलावेंसेज। अभी जैसे मैंने बोला 43B कि आप जो कैश में पेमेंट कर, आप जो पेमेंट बेसिस पे ही आपको कुछ एक्सपेंडिचर्स अलाउड है, तो क्लाइंट ने क्या अपने तो क्लाइंट क्या वो एक्सपेंडिचर्स को सही से डिसअलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर अगर समझो ऐसा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वी नो दैट इट इज नॉट अलाउेबल एज एन एक्सपेंडिचर जब तक एक्चुअल बैड डेट्स ना हो जाए, तो क्या वो क्लाइंट ने अपने रिटर्न में चार्ज किया है, नहीं किया है। सो टैक्स ऑडिट इज बेसिकली थोड़ा फाइनेंशियल्स का भी ओवरव्यू लेते हो, प्लस आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है, विच हैज आई गेस अराउंड 44 क्लॉजेस टिल डेट। ठीक है, 44 क्लॉजेस होते हैं इसमें। इसमें आप बहुत सारा, आप सिर्फ टैक्स का ज्ञान नहीं दोगे। देर इन दिस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देर इज अ क्लॉज ऑन रेशियो एनालिसिस, जो आप एफएम में पढ़ते हो। तो रेशियो एनालिसिस आपको देनी पड़ेगी सही तरह से। फिर कौन कौन से अलावेंसेस, कौन कौन से डिसअलावेंसेस है, कौन कौन से पेमेंट्स है जो आपने हुल्ली सोल्ली कैश में किया है। अगर क्लाइंट में ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग का आपको डिस्क्लोजर वहां पे देना पड़ेगा। सो अगर आप टैक्स ऑडिट करोगे ना, मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ, एक इनकम टैक्स का पूरा ओवरव्यू जो है ना आपको मिल जाएगा। तो एक तो इनकम टैक्स रिटर्न्स होते हैं, इसमें स्क्रूटिनी अपील पेनल्टीज होती है, देन टैक्स ऑडिट्स होते हैं। सो दिस इज ऑल मेजॉरिटी अबाउट द डायरेक्ट टैक्स की आपको क्या क्या काम उसमें करना पड़ता है। नाउ कमिंग ऑन टू इनडायरेक्ट टैक्स। अब सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स में एवरी मंथ आपका जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B का रिटर्न आता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि भाई साहब मुझे पोर्टल पे जाके सबसे पहले ई इनवॉइसिंग का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। अगर क्लाइंट का टर्नओवर वी नो कि 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर होता है, देन इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल ऑन दैट क्लाइंट। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, मेरे को इनवॉइसिंग के साथ देखना पड़ेगा। तो जो सप्लायर, जो इनवॉइसिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर मैंने कोई इनवॉइस रेस किया है या मेरे सप्लायर ने कोई इनवॉइस रेस किया है, इट शुड रिफ्लेक्ट ऑन द पोर्टल। जीएसटी डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरे और इसके बीच में इस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। ओके, सो फर्स्टली क्लाइंट का टैली डेटा आप निकालो, सेल रजिस्टर वगैरह आप निकालो, एंड देन यू रिकनसाइल इट विद द ई इनवॉइसिंग। वहां पे कोई डिफरेंस मिल रही है आपको तुरंत पकड़ना है। सी टैक्स में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि यू गेट अ चांस टू करेक्ट। ऑडिट में क्या है कि अगर छोटी गलती रही, तो अगर आपके मटीरियलिटी के नीचे की गलती रही तो आप उसे इग्नोर कर दोगे, बट मटीरियलिटी क्रॉस कर जाती है एंड यू फाइंड अ मेजर मिस्टेक, तो यू हैव नो ऑप्शन बट टू मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट, है ना। आई डोंट नो छोटे मोटे चेंजेस अलाउड है या नहीं, जमीन कैन यू टेल नहीं नहीं, ऑडिट। एक्चुअली ये इसके अंदर यूजुअली मॉडिफिकेशन नहीं जाती है। फाइनेंशियल्स यू हैव टू चेंज द फाइनेंशियल्स, मतलब क्लासिफिकेशन, ये वो जो भी ऊपर नीचे रहता है, यू तो हैव टू दिस चेंज इज दैट अ स्टफ। थिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल। थियरी में हम क्या पढ़ते हैं कि यार सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो, बट एक्चुअली थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे होते हैं। बट टैक्स में वो तो यार लीगली अलाउड है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जितने चेंजेस कराना चाहते हो आप करो, सो यू हैव अ चांस। तो जितनी ज्यादा गलतियां आप पकड़ोगे ना टैक्स में, मैं बोलता हूँ उतना अच्छी तरह से आगे आओगे। 1 3B हो गया, देन कम्स GSTR 9 एंड 9C, जो आपका दिसंबर में आता है। ऑडिट रिपोर्ट हो गया जीएसटी का, उसमें आप इन डेप्थ सीखोगे, सच्ची बोल रहा हूँ। आप GSTR 1 का समरी डाउनलोड करते हो, टर्नओवर जो आपने जीएसटी पोर्टल पे रिपोर्ट किया है वो सही है, यानी यू गेट इट चेक इनटू द हैट। तो बहुत सारी चीजें इसके, इसी के अलावा इनकम टैक्स की तरह जीएसटी में भी देर आर स्क्रूटिनी, देर आर अपील्स। तो सच बोलो तो मैं जीएसटी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों होकर आया हूँ इन माई आर्टिकलशिप। एंड ट्रस्ट मी, जीएसटी डिपार्टमेंट जाके ऑफिसर से बात करने के बाद जो ऐसा लगता है ना कि हाँ मैंने कोई कॉन्फिडेंस का काम, कॉन्फिडेंस वाला काम किया लाइफ में, दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। सच्ची बोल रहा हूँ जमीन, इट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपको आ दैट्स सकता ग्रेट है यार। इन केस ऑफ लिटिगेशन एंड ऑल इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जाओ, बात करो कि क्या केस है, कहाँ पे डिसअलाउंस हुआ है, वेयर डू यू फाइंड द प्रॉब्लम, दैट एक्सपांड योर कम्युनिकेशन स्किल। 100%। सो दिस वाज आई एम मेरे को बहुत ही इच्छा थी ये सब करने की। अनफॉर्चुनेटली मेरे को, मैं इतना सब में आर्टिकल्स को इन्वॉल्व नहीं रखा जाता है। मतलब यूजुअली देयर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर टेकिंग इनटू ऑल दिस स्टफ, तो आर्टिकल्स रेयरली गो इनटू ये सारी चीज़ें। बट या आई वाज, मतलब मुझे स्टार्टिंग से था ऐसा कि आई एक बार तो डिपार्टमेंट जाएंगे, बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो मेरा भी ये लर्निंग पोर्शन रह गया है। बट डेफिनेटली after my articleship, I will 110% touch upon all this. And this is a very exciting field, very growing field है GST। GST अभी अभी 2017 में आया हुआ है,
एंड काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है। मैंने भी जीएसटी ऑडिट्स वगैरह करे हुए हैं लास्ट दिसंबर, उसके पहले दिसंबर में। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, मज़ा आता है, नया कुछ काम सीखने मिलता है एक अलग एंगल से। आप हर एक चीज़ में आप अलग अलग एंगल से देखते हो। आप व्हेन यू आर अ टैक्स ऑडिटर, you look at the everything from a different angle, stat audit different angle, forensic different angle, internal different angle, gst entirely a different angle। gst audit is very exhaustive, आप वो 2B वगैरह रिपोज करते हो एंड स्टफ, तो इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड ये सारी चीजें होती है। तो बस जहाँ पे प्लस भी यार आपको लग एक रहा है कि आपका ये है कि आपका आपको जहाँ भी सबसे ज्यादा कॉलिंग लग रही है, आपको वहां जाना है, तो आप वहां जा सकते हो, आप स्पेशलाइज कर सकते हो। इफ यू थिंक कहाँ पे भी कॉलिंग नहीं है, एवरीथिंग इज जनरलाइज्ड, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज टेक ओवरऑल एक्सपोजर फॉर 1 ईयर, एंड विद इन 1 ईयर बाद में आप शिफ्ट भी मार सकते हो। आपको अच्छी लग गई फॉर्म तो आप वहां भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यार एक चीज मैंने यहाँ पे नोट की जमीन की, आप चाहे टैक्स ऑडिट करो, जीएसटी ऑडिट करो, या स्टैट ऑडिट करो, फॉरेंसिक ऑडिट करो, डू एनी काइंड ऑफ ऑडिट वेदर इट इज रिलेटेड टू टैक्स और नॉट, यार एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन तो होती ही है फाइनेंशियल्स के अंदर। आप बोलो जैसे क्लाइंट का टैली डेटा, मुझे सीरियसली याद है टैक्स ऑडिट के वक्त ना मुझे बोला गया था कि देव एक एक लेजर को ना खोद खोद के चेक कर, छोड़ना मत कोई नहीं भी नहीं चीज, नहीं, एक नहीं, एक हाँ लेजर हाँ। को खोद खोद के चेक कर। जैसे अभी जीएसटी में मैं तुम्हें बोलता हूँ, काफी सारा ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं विच आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो हमें लिटरली ढूंढना पड़ता है टैली में कि हाँ ट्रांसपोर्ट चार्जेस का लेजर है तो दैट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम, कोई एडवोकेसी फीस है तो दैट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। तो इससे आप सिर्फ प्रैक्टिकली एक्विनेट नहीं होते हो, बट जो जब थियोरी और प्रैक्टिकल का लिंकेज होता है ना, दैट इज द रियल एसेंस ऑफ आर्टिकलशिप यार। तो ऐसा होना चाहिए टैक्सेशन का, एंड ऐसा होना चाहिए ऑडिटिंग का। सो थैंक यू जेमिन फॉर एक्सपांडिंग ऑन द ऑडिट वन, एंड आई डिड इट ऑन द टैक्स वन। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, स्किल्स एंड इंटरव्यू। सो अब जेमिन आप मुझे बताओ कि इंटरव्यू क्रैक करना है, एक बिग फोर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना, और एक स्मॉल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना कि अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, व्हाट इज नीडेड एग्जैक्टली, एंड व्हाट क्वेश्चंस डू दे आस्क। ये काफी एस्पिरेंट्स का मुझे मैसेज आता है, तो ये दो चीजों पे बता दो। सो स्किल्स एंड इंटरव्यू, स्किल्स के अंदर आपको स्किल्स वाला पार्ट में ज़्यादा टच अपॉन करूंगा। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे से आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के सारे एप्लीकेशन, वर्ड एंड एक्सेल आना, दैट डज नॉट मीन कि आपको कुछ कुछ फॉर्मूला आती है, इफ एंड ये वो, आपको वी लुकअप आता है, दैट डज नॉट मीन कि आपको एक्सेल आता है। एंड ये मुझे भी, मतलब मेरा भी उतना अच्छा कुछ ग्रेट एक्सेल था नहीं, मुझे भी वी लुकअप वगैरह चीज़ें ही आती थी, ज़्यादा एडवांस चीज़ें आती नहीं थी। आई वॉज नॉट हैंड्स ऑन विद ऑल द शॉर्टकट्स विच माई सीनियर यूज टू यूज। बट आप वो पहले से सीख के जाओगे तो इट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट फॉर यू, एंड आपका मैनेजर खुश होगा हमेशा आप पे कि अरे वाह, इसको तो इतना अच्छा एक्सेल आता है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन सारा का सारा बेसिकली एक्सेल और वर्ड में ही करते हो। मैंने तो बेसिक बेसिक यहाँ पे ही करा हुआ है। तो आप जितना अच्छे से आप आपकी वर्किंग्स बनाते हो एक्सेल के अंदर, मैनेजर खुश, आप भी खुश। एंड आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपको ग्रोथ वगैरह सब इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो बेसिक आपको माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सारे अच्छे से आने चाहिए। आपको टैली एंड सैप का नॉलेज होना चाहिए। चलो सैप तो इंस्टीट्यूट अभी नहीं सिखा रहा है अपने कोर्स में, आई एम नॉट अवेयर कि नया कोर्स में क्या है आईटीटी के। बट जितना मेरे को याद था कि ईआरपी, हमारे टाइम पे ईआरपी 9 सिखाया गया था हमको टैली के अंदर, एंड वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको टैली प्राइम वगैरह जो भी जितने भी अलग अलग वर्जन है वो आपको आना चाहिए। ट्राई लर्निंग सैप, थोड़ा बेसिक्स वगैरह। आई नो इट इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट या आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। आप जो अगर बड़ी फर्म से जा रहे हो तो पावर बीआई वगैरह सब आप सीख सकते हो, दैट इज ऑलवेज गुड टू बी टेक यू अहेड, वन स्टेप आपको अहेड रख सकता है ये सारी चीज़ें। ये हो गई आपके टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू बी एक्टिव। आपको कब कैसे क्लाइंट से डेटा लेना है, क्या करना है, कौन सा ऑडिट रिपोर्ट आप भेज रहे हो, कौन सी, वो आपको हर बार अलग अलग चीज़ें पे क्वेश्चन करेगा, ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे बेसिकली आप कैसे इंसान को टैकल करते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न। तो ये सारी चीजें वो लोग पूछते हैं, एंड इंटरव्यूअर यूजुअली गेट्स टू नो अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स आफ्टर यू ज्वाइन। बट दो तीन सवाल पूछ लेगा आपको टेक्निकल स्किल्स के ऊपर, तो वो समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप जब से वॉक इन करते हो इंटरव्यू रूम में, एंड आप जैसे आंसर करते हो वैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट आउट होती है। सो दिस इज द स्किल्स पार्ट ऑफ इट। टेक्निकल स्किल्स के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल है। एक्सेल पूरे के पूरे आपके माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस आपको रिवाइज करना है, आप वहां से कर सकते हो। टैली सैप सब कुछ आप कर सकते हो। पावर बीआई भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, इफ यू हैव टाइम तो आप कर सकते हो, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप थोड़ी इंग्लिश अपनी सुधार लें। इंग्लिश सुधारने के लिए देर आर अगेन लॉट ऑफ ग्रुप डिस्कशंस, मतलब देर इज अ प्रोसेस ऑफ लाइक ग्रुप डिस्कशन
एक अलग से प्रोसेस होता है इन बिग फोर एंड बिग फर्म्स, जहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, आपको उस टॉपिक पे बोलना होता है, आजू बाजू के और 5-6 लोग भी आपके साथ में बोलने वाले होंगे, तो यू हैव टू टेक अ चांस कि भाई सब बोल रहे हैं तो आपको कब बोलना है, एंड आपको दूसरों को भी मौका देना है बोलने के लिए। दैट इज द बेस्ट, मतलब दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। मैंने डेलोइट में भी इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था अपॉन ओके, बिग सो फर्म्स ज्वाइन करने चाहिए या स्मॉल फर्म्स। फाइनली अगर मैं एक चीज बोलूँ तो जब ग्रुप डिस्कशन की बात होती है ना, तब यार रोडीज की तरह झगड़ना नहीं है। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, यू हैव टू टैकल देम आउट इन अ वेरी नाइस वे। एंड कम्युनिकेशन की बात तो ऑफकोर्स मैं भी अग्री करूंगा ही। अब क्विकली ये बता दो, मतलब विल नॉट एक्सटेंड दिस मच, आखिरी 8-10 मिनट हम लोग और एक्सटेंड करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। श्योर श्योर श्योर। तो बस मुझे एक क्विकली बता दो कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सो ऑडिट के इंटरव्यू के लिए आपको सारे के सारे एसेस, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आपने जो भी नोट्स बनाए रखी हैं वो आप रिवाइज कर लो, एसेस रिवाइज कर लो। आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे आपने जो छोड़ दिए होते हैं ना, वो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटिटीज, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के अंदर। तो वहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू चेक सेल्स। आप फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल की ऑडिट है, तो आप उसमें कौन सा आपका की मटेरियल आइटम होगा, आपको कौन सा आइटम अच्छे से चेक करना हो, कैसे आप चेक करोगे आइटम को, क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करोगे, तो ये सारी चीजें आती है। टैक्सेशन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन वाला वो 32 सेक्शन 32 वाला पूरा पूछ लेते हैं। पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिवली पूछते हैं, कुछ डिडक्शंस पूछ लेते हैं। जीएसटी के अंदर भी आपको ब्लॉक क्रेडिट वाला जो कंसेप्ट होता है, 17(5) ब्लॉक क्रेडिट। जो जीएसटी के अंदर है, वो सारी चीजें अच्छे से पूछते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड पेनल्टी वगैरह पूछ लेते हैं, दैट इज ऑल। एंड दो तीन एक और चीज ऐड कंपनी करना लॉ भी चाहूंगा कि पढ़ते हैं। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं, कौन से मंथली होते हैं, एक हाँ आईएसडी को कौन कौन सा रिटर्न या एप्लीकेबल होता है, दैट ऑल इज यार, ऑल्सो वेरी टीडीएस वेरी का ड्यू इंपॉर्टेंट। डेट, आपका जीएसटी रिटर्न टीडीएस का इज ड्यू डेट, ऑल्सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, मच। या कब आई टैक्स वाज पे नॉट करना गोइंग, है एंड कब रिटर्न या फाइल करना आई है। वाज नॉट, बच्चे इसमें या कंफ्यूज होते हैं कि कब टैक्स पे करना है, कब रिटर्न फाइल करना है। सो बी वेरी क्लियर विद दीज डेट्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, थैंक यू जैमिन, काफी अच्छा ये रहा। एंड अब एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि आर्टिकलशिप के फॉर्म्स के बारे में यार कुछ ना कुछ तो बता दो आप। ओके, डन फॉर श्योर। तो आर्टिकलशिप के फॉर्म्स के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अभी सीए फाइनलिस्ट बन गए हो पर आप अभी आर्टिकल नहीं हो, पॉइंट नंबर 1। जो अगर आपने 102 103 अब तक आपने फाइल नहीं किया है, तो इफ एट ऑल यू हैव क्लियर्ड इन योर जैन 25 में आपने अपना सीए इंटर का एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो आपको ऑन और बिफोर 30th of April 2025 के 30th April 2025 या उसके पहले पहले आपको आपकी एक आर्टिकलशिप ढूंढ लेनी है और आपको वहां पे रजिस्टर हो जाना है। अभी क्यों करना है रजिस्टर? बिकॉज आपको आपका सीए फाइनल का जो अटेम्प्ट है, दैट इज गोइंग टू बी November 27, वो आपको ब्लॉक कर देना है। सो अगर जो आप लास्ट डे पे भी रजिस्टर मारते हो, दैट इज 30th April 25, आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी 30th April 27 तक। आपका 2 years का आर्टिकलशिप पीरियड खत्म हो गया, एंड एज पर द इंस्टीट्यूट रूल्स 6 महीना आपको कंपलसरी एक ब्रेक लेना पड़ता है। वो आप 6 महीने ऐड कर दोगे, दैट कम्स टू 31st of October। तो आप आपका November 27 का अटेम्प्ट लॉक कर चुके हो, सिक्योर कर चुके हो अब आपका November 27 का अटेम्प्ट। अब सिक्योर करने के लिए आपको कुछ कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। फॉर्म नंबर 102 103, ये आपको फाइल करना होगा 30 डेज के अंदर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आर्टिकलशिप डेट, वरना आपको 500 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। वो लगेगी आपको टिल नेक्स्ट 30 डेज, उसके बाद 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। ऐसे कर करके पेनल्टी क्यूमुलेट होती जाती है। एंड आप जितना लेट करोगे, आपके ऊपर स्क्रूटिनी भी आ सकती है कि आप सही में आर्टिकलशिप कर रहे हो। आप कर रहे होंगे तो भी इंस्टीट्यूट को डाउट जा सकता है, डमी कर रहे हो तो आपकी सारी डिटेल मंगाई जाएगी। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बाद में आपको वापस किसी आरसीएम या फिर किसी विकासा मेंबर की गाइडेंस लेनी होती है। तो जस्ट अवॉइड दैट, जितना जल्दी रजिस्टर हो सकते हो जाओ। पहले मैं आपको बस एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद इफ यू वांट टू, देन आई विल बी शोइंग यू द फॉर्म्स एज वेल। तो 102 103 हो गया। आपको एक डीड लेनी है, 500 रुपया 1000 रुपए का एक स्टैम्प पेपर लेना है, एंड आपको एक डीड बना देनी है आपके और प्रिंसिपल के बीच में। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आर्टिकलशिप चालू करी आज 15 मार्च को 2025 को, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 15 मार्च से मैंने आर्टिकलशिप चालू कर दी है। तो मेरे को 15 अप्रैल के बीच, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का जो गैप है, उसके अंदर कोई भी एक दिन जाना है कोर्ट में, और वहां पे से एक 500 रुपया 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेना है, और उसमें मेरे को एक डीड बना देनी है कि बॉस मैं यहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, मेरा आर्टिकलशिप का एक डीड है। दैट मीन्स कि एक प्रूफ है मेरे पास में, क्योंकि आपको ये डेट एंटर भी करनी होगी जब आप 102 103 भरते हो। तो दिस इज 102 103। इफ एट ऑल यू आर परस्यूइंग बीकॉम, बैफ, एमकॉम, एक्सेट्रा सम अदर कोर्सेज एज वेल विथ along with your articleship, तो आपको फॉर्म नंबर 112 ये फाइल करना होता है इंस्टीट्यूट के साथ में। उसके अंदर आपको आपके कॉलेज टाइमिंग्स डालने पड़ेंगे, आप कहाँ कॉलेज कर रहे हो आपको सब डालना पड़ेगा, कॉलेज की परमिशन, कॉलेज का स्टैम्प, प्रिंसिपल का साइन, ये वो सब आपको लगता है उसी चीज के अंदर। दैट इज योर फॉर्म नंबर 112। अब
मेजोरिटी पीपल मेक वन मिस्टेक, दैट इज आपका आर्टिकलशिप टाइम होता है 11 बजे से। तो आप कोई भी कॉलेज के कोर्स में एनरोल्ड हो, आपको 11 बजे के पहले वो कॉलेज का कोर्स आपका खत्म हो जाना चाहिए ऑन पेपर। आप ऑफ पेपर कॉलेज नहीं जाते हो, अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, डिफरेंट थिंग। आपका कॉलेज का जो टाइमिंग है विच इज रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट हैज टू एंड बिफोर 11 o'clock, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। बाद में जो दिक्कत होगी तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट, और लिंक्डइन वगैरह पे आप मैसेज कर सकते हो, वी हैव वेज टू सॉर्ट दैट आउट एज वेल। तो 112 हो गया। बाद में आपका आर्टिकलशिप ट्रांसफर, जो अगर आपको ट्रांसफर लेना है फ्रॉम 109। वन फॉर्म टू अनदर, तो फॉर्म नंबर 109 है हमारे पास में। फर्स्ट ईयर के अंदर आप कितनी भी बार ट्रांसफर ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गाइस दिस आपको इज वेरी किसी भी इंपॉर्टेंट, सॉरी जेमिन आई एम स्टॉपिंग यू, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सीनियर्स ये बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में भी हम आपको ट्रांसफर नहीं देंगे। लेट मी टेल यू, सी व्हाट ही इज सेइंग, फर्स्ट ईयर में आप कितनी भी बार ट्रांसफर ले सकते हो एंड नोबडी एक्चुअली कैन स्टॉप यू। एक्चुअली इसके अंदर देव भाई एक पॉइंट है, हम्म। आप फर्स्ट ईयर में कितनी भी बार ट्रांसफर ले सकते हो। एक साल में 365 डेज रहते हैं, मेरे को 365 फॉर्म में ट्रांसफर लेना है, मैं 365 फॉर्म में ट्रांसफर लेता हूँ। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बोलता। हाँ इंस्टीट्यूट इज लाइक तुम्हारा और तुम्हारा प्रिंसिपल का नाता है, तुम देखो, हमको एग्जैक्टली। कोई दिक्कत नहीं है। बट योर प्रिंसिपल का आपको परमिशन लगता है टू टेक अ ट्रांसफर। आपने जैसे ही रजिस्टर कर लिया, अब आप उसके अंदर एक आर्टिकल हो, जब तक आपका प्रिंसिपल आपको अप्रूवल नहीं देता है तब तक आप ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं नहीं ले ले सकते। सकते हो। सो आपको प्रिंसिपल के साथ में आपको बहुत अच्छे रिलेशन रखने हैं। जो अगर आपको ट्रांसफर लेने की इच्छा होती भी है तो आपको बहुत सभ्यता से, बहुत अच्छे से, एटीट्यूड ना दिखाकर बहुत हम्बली एक ट्रांसफर मांगना होता है, और वो प्रिंसिपल यूजुअली दे देते हैं। जो नहीं देते हैं तो बाद में वी हैव अदर वेज एज वेल कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो बाद में हम आगे देखेंगे। तो दिस इज योर फॉर्म नंबर 109। आपको फाइल करना होता है ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल मैंने आज आर्टिकलशिप से मैंने ट्रांसफर ले लिया एक फॉर्म से, दैट इज 15 मार्च 2025। 15 अप्रैल 2025 के पहले पहले, दैट इज 30 डेज के अंदर अंदर मेरे को फॉर्म 109 फाइल करना होता है इंस्टीट्यूट के हम्म। साथ में कि इंस्टीट्यूट, मैं 1 ईयर के अंदर अंदर ट्रांसफर ले रहा हूँ, एक लेटर के साथ में कि बॉस मैं 1 ईयर के अंदर अंदर ट्रांसफर ले रहा हूँ। कोई ऐसी यस। रीजन नहीं देनी होती है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हेल्थ रीजन ये वो, प्रिंसिपल अच्छा नहीं है, काम अच्छा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप म्यूचुअल, आपके म्यूचुअल कंसेंट के साथ में, प्रिंसिपल के साथ में, म्यूचुअल कंसेंट के साथ में आप ट्रांसफर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 डेज के अंदर नहीं भरोगे, अगेन यू विल बी लायबल फॉर 500 रुपीज पेनल्टी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, और बाद में पेनल्टी का अमाउंट बढ़ता जाएगा। सो मेक श्योर आप कभी भी ट्रांसफर ले रहे हो तो 30 डेज के अंदर ले लो। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज आप ट्रांसफर ले रहे हो इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के अंदर इंस्टीट्यूट बोलता है ना ना ना, ऐसे ट्रांसफर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूट की परमिशन लेनी पड़ेगी ट्रांसफर लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप आउट स्टेशन स्टूडेंट हो, आप राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, आप कहीं और से भी आ रहे हो यहाँ पे रहने के लिए, मुंबई में रहने के लिए, और मुंबई में आप आर्टिकलशिप कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, एंड आपको आपके होम टाउन वापस जाना है, तो आपका एक होम टाउन वाला इशू होता है। आपकी खुद की हेल्थ कंडीशन खराब है, उसके वजह से आपको ट्रांसफर चाहिए, तो इसके लिए इंस्टीट्यूट हाँ बोल देता है। उसके लिए भी सब मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर का साइन वगैरह सब लगता है। पेरेंट्स की कंडीशन खराब है, पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया है, प्रिंसिपल ने प्रैक्टिस छोड़ दी है, बंद कर दिया है काम, प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, तो ये सब वजह से आपको ट्रांसफर इंस्टीट्यूट हाँ बोल देता है, प्रोवाइडेड आपका प्रिंसिपल आपको हाँ बोल रहा हो। दैट इज एंड ऑल। लास्ट वाला मैं ही बोल देता हूँ क्विकली कि लास्ट फॉर्म इज नथिंग बट 108। जब आप अपनी आर्टिकलशिप को कंप्लीट कर लोगे देन यू विल हैव टू गेट इट साइन बाय योर प्रिंसिपल एंड यू आर डन विद योर आर्टिकलशिप। ठीक है, बस इसमें याद रखना कि अगर आप बहुत ज्यादा लीव्स ना लो वरना एक्सटेंशन के भी चांसेस होते हैं इसमें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड जेमिन, एक दैट सेकंड, वाज इट। अगर वेट वेट आपको वेट, और कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जेमिन विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू जेमिन, जस्ट टू टू थ्री क्लोजिंग वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच यार। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट फॉर क्लोजिंग वर्ड्स। आपने लीव वाला बोला तो देयर आर 24 लीव्स अलाउड इन योर 2 years आर्टिकलशिप स्कीम। या 2 साल से या ज्यादा, 24 से ज्यादा लोगे तो वो हो जाता है। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट्स, आपको कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू देव ऑन टेलीग्राम एज वेल, वो क्वेरीज फॉरवर्ड करते रहते हैं। नो इश्यूज विद दैट एज वेल, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सर्व।